प्यारे बच्चों नमस्कार और एक बार पुनः आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल NTA नेट पॉलिटिकल साइंस में। और आज हम बात करने वाले हैं 15वें वित्त आयोग की। 15वां वित्त आयोग जो कि एक करंट टॉपिक है, और 15वां वित्त आयोग क्योंकि अन्य वित्त आयोग से काफ़ी मामलों में अलग है, इसलिए ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है और साथ के साथ करंट टॉपिक है, इसलिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है न केवल राजनीति विज्ञान के छात्रों के लिए बल्कि अन्य विषय के छात्रों के लिए भी। तो आइए समझते हैं 15वें वित्त आयोग के बारे में। तो आप जानते हैं कि वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत किया जाता है और राष्ट्रपति इन वित्त आयोग का गठन करता है और ये वित्त आयोग राष्ट्रपति को ही अपनी रिपोर्ट सौंपते हैं, सभी जानते हैं। तो 15वां जो वित्त आयोग है ये क्यों अलग है? 2-3 मामलों में ये अन्य वित्त आयोग से अलग है। एक तो जो 15वां वित्त आयोग है वह एक नहीं दो रिपोर्ट सौंपेगा। एक नहीं दो रिपोर्ट सौंपेगा। एक वर्ष 2020-21 के लिए तो एक तो ये 2 रिपोर्ट सौंपेगा और दूसरा क्योंकि ये 5 वर्ष के लिए नहीं 6 वर्ष के लिए रिपोर्ट सौंप रहा है, इसलिए 15वां वित्त आयोग अपने आप में अन्य वित्त आयोग से अलग हो जाता है। 15वें वित्त आयोग के जो चेयरमैन हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। तो 15वें वित्त आयोग के जो चेयरमैन हैं वो NK सिंह हैं, जो कि 2 रिपोर्ट सौंपेंगे। मैंने पहले ही बताया। पहली रिपोर्ट ये 1 फरवरी 2020 को संसद के पटल पर रख चुके हैं, जिस दिन भारत का बजट भी रखा गया था 2020 का। उसी दिन बजट के साथ साथ जो वित्त आयोग की रिपोर्ट है उसे भी संसद में रखा गया था। इसके अतिरिक्त जो दूसरी रिपोर्ट है वो आने वाले कुछ दिनों में 30 अक्टूबर 2020 को रखी जाएगी, इसको सौंपी जाएगी राष्ट्रपति को, क्योंकि आप जानते हैं कि राष्ट्रपति को ही वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट सौंपता है। तो इसमें मुख्य जो बिंदु है क्यों वित्त आयोग का गठन किया जाता है, तो वो है राज्यों को टैक्स का हस्तांतरण। केंद्र के टैक्स में राज्यों के हिस्से को 2015-20 की अवधि के मुकाबले 2020-21 में, क्योंकि मैंने आपको बताया जो 2 रिपोर्ट सौंपेगा, तो पहली रिपोर्ट वर्ष 2020-21 के लिए होगी और दूसरी रिपोर्ट 21 से 26 के लिए होगी। तो जो पहले राज्यों का हिस्सा जो था वो 42% था केंद्र के टैक्स में, अब इसे घटाकर 41% कर दिया गया है। क्यों कर दिया गया है? क्योंकि आप जानते हैं जम्मू कश्मीर अब एक राज्य नहीं रहा। जम्मू कश्मीर को अब क्या है, बांट करके लद्दाख और जम्मू कश्मीर में 2 केंद्र शासित प्रदेशों के मध्य उसके पश्चात हस्तांतरण के मानदंड मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि कुछ मानदंड होते हैं जिनके आधार पर ही क्या है, हस्तांतरण किया जाता है। जैसे मैंने आय अंतर, जनसंख्या, क्षेत्र, वन क्षेत्र और जनसांख्यिकी प्रदर्शन, ये अभी नया जुड़ा है। इन आधारों पर क्या है, इसको हम इससे भी एक बेटर टेबल के माध्यम से समझ सकते हैं। ये देखिए, इस टेबल के माध्यम से और अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि जो पहले आधार थे वर्ष 2014 में वो केवल 5 आधार थे। वो थे इनकम डिस्टेंस यानी कि, दूसरा था पॉपुलेशन, तीसरा था एरिया, चौथा था फॉरेस्ट और 5वां था डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस। तो टैक्स एफर्ट और जो ये फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी है इसको इस बार जोड़ दिया गया है। पहले जो 14वां वित्त आयोग था उसमें जो इनकम डिस्टेंस था, आय अंतर, वो 50% था, अब उसे घटाकर 45% कर दिया गया है 15वें वित्त आयोग में। इसके अतिरिक्त जो पॉपुलेशन थी वो 2 आधारों पर ली जाती है, अभी हम दूसरे चार्ट से देखने का प्रयास करेंगे। एक 1971 के आधार पर और एक 2011 के आधार पर।
तो जो 1971 के आधार पर ली जाती है उसमें दोनों को मिलाकर पहले 17.5 और 10% था। 15वां वित्त आयोग है उसमें इसे घटा दिया है, जो 71 के आधार पर था उसे हटा दिया गया है और अब केवल पॉपुलेशन के लिए 15% ही क्या है आधार रखा गया है। उसके पश्चात एरिया, तो एरिया जो 15 था, 15% पहले भी था 14वें वित्त आयोग में, 15वें वित्त आयोग में भी वो 15 है। इसके अलावा फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी जो है उसमें पहले 15वें वित्त आयोग में फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी नया जुड़ा है, इसके लिए 12.5% रखा गया है। पहले फॉरेस्ट था उसको इसमें दिखाया नहीं गया है। उसके अलावा डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस, तो डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी 7.5% था, जो बढ़ा के अब 10% कर दिया गया है। और जो डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस है वो नया जुड़ा है 15वें वित्त आयोग में, वो रखा गया है 12.5%। तो चलिए इसको तो आपने देखा, इससे इस चार्ट से भी समझने का प्रयास करते हैं। तो जो 14वां वित्त आयोग था उसमें आय अंतर 50% था, 15वें वित्त आयोग में 45 कर दिया गया है। जनसंख्या 1971 के आधार पर 17.5 थी, इसे यहां हटा दिया गया है। और जनसंख्या 2011 के आधार पर 10.0 थी, यहां ये 15 कर दी गई है, मतलब ऊपर हटा दिया गया है और नीचे टोटल 15% कर दिया गया है। क्षेत्र, और आप देख रहे होंगे कि इस समय जो ये टोटल पैसा था ये कहीं ना कहीं 15वें वित्त आयोग में कम कर दिया है, तो इसको यहाँ कम नहीं किया है, बल्कि जो जनसंख्या 1971 है उसको हटाकर जनसांख्यिकी प्रदर्शन पे रख दिया गया। कार्य किया है तो अच्छा पैसा मिलेगा और नहीं किया है तो उसे उस हिसाब से कम परसेंटेज मिलेगा। उसके बाद जो चौथा है क्षेत्र, यानी कि एरिया के आधार पर पहले भी 15% था, अभी भी 15% है। वन क्षेत्र को आप देखिए कि 7.5% 14वें वित्त आयोग में था, अभी हटा दिया गया है, किंतु हटाया नहीं है, वन क्षेत्र के स्थान पर वन और पारिस्थितिकी को लाकर 10% कर दिया गया है। तो इस प्रकार आप देख रहे होंगे कहीं ना कहीं राज्यों के हिस्सों में या तो बढ़ोतरी हुई है या फिर उतना ही समान रखने का प्रयास किया है। और एक और जुड़ा है टैक्स के प्रयास। टैक्स के प्रयास का अर्थ होता है टैक्स एकत्रित करने में राज्य कितना अपनी भूमिका, यानी कि कितना अच्छे से कार्य कर रहे हैं, उस आधार पर 2.5% रखा गया है। तो यानी कि इन आधारों पर जो राज्य जितना अच्छा कार्य कर रहे होंगे उनको उतना परसेंटेज दिया जाएगा। अब इन सारे बिंदुओं को समझ लेते हैं एक बार और। आय अंतर का मतलब होता है इनकम डिस्टेंस, राज्य की आय और उस राज्य की उच्चतम आय के बीच के अंतर को आय अंतर कहा जाता है। कहने का तात्पर्य है 2015-16 और 2017-18 के बीच की 3 वर्षीय अवधि के दौरान औसत प्रति व्यक्ति जीएसडीपी के आधार पर राज्य की आय की गणना की जाती है। जिन राज्यों की प्रति व्यक्ति आय कम होती है उन्हें विभिन्न राज्यों के बीच बराबरी कायम करने के लिए अधिक बड़ा हिस्सा दिया जाता है। इसे हम यूँ समझ सकते हैं कि महाराष्ट्र है, अगर उसके प्रति व्यक्ति आय 2 लाख रुपये है और आपका उत्तराखंड है उसकी प्रति व्यक्ति आय 1.5 लाख रुपये है, तो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र की तुलना में कम है। तो इसलिए हम महाराष्ट्र की आय अंतर। दूसरा है जनसांख्यिकी प्रदर्शन। आयोग के संदर्भ की शर्तों TOR में यह अपेक्षित है कि सुझाव देते समय 2011 की जनगणना के आंकड़ों का इस्तेमाल किया जाए। इस प्रकार आयोग ने अपने सुझाव में केवल 2011 की जनगणना के आंकड़ों का इस्तेमाल किया है और अब जो 1971 की जनगणना के आधार पर था उसे बिल्कुल हटा दिया गया है। जनसांख्यिकी प्रदर्शन के मानदंड को इसलिए शुरू किया गया था ताकि राज्यों को जनसंख्या नियंत्रण के प्रयासों के लिए पुरस्कृत किया जा सके और प्रत्येक राज्य के कुल प्रजनन अनुपात के व्युत्क्रम रेसिप्रोकल का इस्तेमाल करते हुए इसकी गणना
की जाएगी और इसका आधार 1971 की जनगणना के आंकड़े होंगे। निम्न प्रजनन अनुपात वाले राज्यों को इस मानदंड पर अधिक स्कोर मिलेगा। एक निर्दिष्ट बल में कुल प्रजनन अनुपात को उन बच्चों की कुल संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है जो किसी महिला द्वारा अपने प्रजनन काल के दौरान प्रचलित आयु विशिष्ट प्रजनन दर के अनुरूप जन्म दिया जाता है। यानी कि एक विशिष्ट अवधि में किसी राज्य में कुल कितने बच्चे पैदा हुए और कुल कितनी महिलाएं ने बच्चे दिए, तो उस आधार पर इसको निकाला जाता है। तो अगर किसी राज्य में 3 बच्चे औसतन पैदा हो रहे हैं और किसी राज्य में 2 बच्चे औसतन पैदा हो रहे हैं, तो जिस राज्य में कम बच्चे औसतन पैदा हो रहे हैं उनको जनसांख्यिकी प्रदर्शन के आधार पर कुछ अधिक धन दिया जाएगा ताकि वो उसमें और बढ़ोतरी किए करें और उनको ये पुरस्कार के रूप में भी मिल सके। तो ये तो थी जनसांख्यिकी प्रदर्शन की बात। अब वन और पारिस्थितिकी। तो किसी राज्य की कुल वन सघनता का सभी राज्यों की कुल सघनता में हिस्सा निर्धारित करके इस मानदंड को निर्धारित किया गया है। यानी कि जो टोटल पर उसे जो पैसा टोटल आवंटित होता है उसका परसेंटेज उसे दिया जाता है। कर प्रयास में मैंने जैसा आपको बताया कोई राज्य कर को एकत्रित करने के लिए कैसे प्रयास कर रहा है उस आधार पर उसे पुरस्कृत किया जाता है। अब बात आती है सहायता अनुदान की। तो 2020-21 में राज्यों को निम्नलिखित अनुदान दिए जाएंगे, जैसे राजस्व घाटा अनुदान, स्थानीय निकायों को अनुदान और आपदा प्रबंध अनुदान। आयोग ने क्षेत्र विशिष्ट और प्रदर्शन आधारित अनुदानों के लिए फ्रेमवर्क का भी प्रस्ताव रखा है। राज्य विशिष्ट अनुदान अंतिम रिपोर्ट में प्रदान किए जाएंगे। राष्ट्र विशिष्ट अनुदान, इसको अभी हम एक टेबल के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। फिलहाल आप समझिए राजस्व घाटा अनुदान किसे कहते हैं। हस्तांतरण के बाद अनुमान है कि 2020-21 में 14 राज्यों को कुल राजस्व घाटा लगभग 74,340 करोड़ रुपया रह जाएगा। आयोग ने इन राज्यों के लिए राजस्व घाटा अनुदान का सुझाव दिया है। यानी कि राज्यों को टोटल राजस्व जितना हो रहा है उससे अधिक खर्च करना पड़ रहा है, तो उससे क्या है राजस्व घाटा आता है। तो उस घाटे की पूर्ति के लिए राज्यों को राजस्व घाटा अनुदान दिया जाता है। ठीक है। फिर है विशेष अनुदान। 3 राज्यों में ये पहली बार हो रहा है, कर्नाटक, मिजोरम और तेलंगाना। इनको क्या है विशेष अनुदान दिया जा रहा है। 3 राज्यों में 2019-20 की तुलना में 2020-21 में हस्तांतरण और राजस्व घाटा अनुदान में गिरावट का अनुमान है। हस्तांतरण और राजस्व घाटा अनुदान में गिरावट का अनुमान है। ये राज्य है कर्नाटक, मिजोरम और तेलंगाना। आयोग ने इन राज्यों के लिए कुल 6,764 कर्नाटक, मिजोरम और तेलंगाना, यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। उसके पश्चात क्षेत्र विशेष के लिए अनुदान। 2020-21 में आयोग ने पोषण के लिए 7,375 करोड़ रुपए का सुझाव दिया है। अंतिम रिपोर्ट में निम्नलिखित क्षेत्रों के लिए क्षेत्र विशिष्ट प्रावधान किए जाएंगे, जैसे पोषण, स्वास्थ्य, पूर्व प्राथमिक शिक्षा, जुडिशियरी, ग्रामीण कनेक्टिविटी, रेलवे, पुलिस प्रशिक्षण और आवास। इसके बाद है प्रदर्शन आधारित अनुदान। तो प्रदर्शन आधारित अनुदान में है कृषि सुधारों को लागू करना, महत्वाकांक्षी जिलों और ब्लॉक्स का विकास, बिजली क्षेत्र में के सुधार, निर्यात सहित व्यापार को बढ़ाना, शिक्षा के लिए इंसेंटिव्स और घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन का संवर्धन। तो अनुदान राशि अंतिम रिपोर्ट में प्रदान की जाएगी, यानी कि जब 21 से और 26 के लिए यह प्रदान किया जाएगा। स्थानीय निकायों को अनुदान वर्ष हमेशा ही मिलता है, तो इसमें आप सिर्फ ये ध्यान रखिएगा स्थानीय निकायों को दिए गए अनुदान से ज़्यादा है। जब इस मद में अनुदान तो 87,352 करोड़ रुपए अनुदान राज्यों के बीच 90-10 के अनुपात में विभाजित होंगे। यानी कि 90 जब राज्यों को पैसा दिया जाएगा तो उसमें से 90% उनको उनके पास रहेगा और 10% उन्हें वापस करना होगा। इस टेबल के माध्यम से आपदा जोखिम एक शब्द आया था ऊपर, उसको इस टेबल के माध्यम से समझते हैं। आपदा जोखिम प्रबंध के लिए अनुदान करोड़ रुपये में
तो फंडिंग विंडोज, इसको ध्यान से देखिएगा, फंडिंग विंडोज, फिर है राष्ट्रीय कॉर्पस, राज्य का कॉर्पस। तो राष्ट्रीय कॉर्पस यानी कि राज्यों के लिए कितना कितना पैसा इसमें रखा हुआ है। तो मिटिगेशन समन, मिटिगेशन समन यानी कि ये होता है कि किसी आपदा के आने से पूर्व ही उसके लिए आप कुछ रक्षा उपाय करते हैं, तो उसी को बोलते हैं मिटिगेशन। तो इसके लिए बहुत अधिक पैसा रखा हुआ है, 20% पैसा किसी आपदा के आने से पूर्व की तैयारियों के लिए रखा गया है। जो राष्ट्रीय कॉर्पस है यानी कि राष्ट्रीय स्तर पर 2478 करोड़ रुपए इसके लिए रखे हुए हैं, और राज्यों के लिए 5797 करोड़ रुपए रखे हुए हैं। उसके बाद है प्रतिक्रिया। तो प्रतिक्रिया में 80% रखा हुआ है, और 80% को भी इस 3 आधार पे बांटा है, प्रतिक्रिया और राहत। तो प्रतिक्रिया में जब राहत दी जाएगी तो उसके लिए 40% पैसा रखा हुआ है, 4956 केंद्र के पास और 11593 राज्यों का कॉर्पस है। रिकवरी और पुनर्निर्माण यानी कि जो आपदा से नुकसान हुआ है उसकी रिकवरी के लिए क्या है, 30% पैसा रखा है, 3717 करोड़ रुपए, और राज्यों के लिए 8695 करोड़ रुपए। तो इन राशियों को भी आप ध्यान रखिएगा, पूछी जा सकती है। और लास्ट में है क्षमता निर्माण, जिसके लिए 10% है और 1239 करोड़ रुपए राष्ट्रीय कॉर्पस है, और 2998 रुपये क्या है, राज्य का कॉर्पस है। तो एक बड़ी अमाउंट क्या है, आपदा के लिए इस बार रखी गई है। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है 15वें वित्त आयोग के, वो है सार्वजनिक वित्तीय प्रबंध के लिए वैधानिक सार्वजनिक वित्तीय प्रबंध प्रणाली हेतु वैधानिक फ्रेमवर्क प्रदान किया जा सके। यह कहा गया है कि एक व्यापक कानूनी राजकोषीय फ्रेमवर्क की जरूरत है जो सरकार के सभी स्तरों पर बजट, अकाउंटिंग और ऑडिट स्टैंडर्ड्स का पालन करेगा। उसके अलावा कर क्षमता 2018-19 में राज्य सरकारों और केंद्र सरकारों का कर राजस्व कुल मिलाकर जीडीपी का लगभग 17.5% था। आयोग ने कहा है कि कर राजस्व देश की अनुमानित कर क्षमता से काफ़ी कम था। इसके अतिरिक्त 90 के दशक की शुरुआत से भारत की कर क्षमता में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, यानी कि कर एकत्रित करने की में कोई वृद्धि नहीं हुई है। इसके विपरीत दूसरे उभरते हुए बाजारों में कर राजस्व क्या है, बढ़ा है। आयोग ने निम्नलिखित सुझाव कर बढ़ाने के लिए दिए हैं। कर आधार को बढ़ाया जाए, कर दरों को सुव्यवस्थित किया जाए, और सरकार के सभी स्तरों पर कर प्रशासन की क्षमता और विशेषज्ञता को बढ़ाया जाए। तो कर की क्षमता को बढ़ाने के लिए ये सुझाव क्या है, आयोग ने दिए हैं, 15वें वित्त आयोग ने। जीएसटी को लागू करने की बात की है। आयोग ने वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी को लागू करने से जुड़ी कुछ चुनौतियों का उल्लेख किया है। ये निम्नलिखित हैं, जैसे मूल पूर्वानुमान की तुलना में कलेक्शन में बड़ी कमी, यानी कि पूर्वानुमान जो आपने लगाए थे उसके हिसाब से कलेक्शन कम हो रहा है जीएसटी में। तो ये एक चिंता जाहिर की है वित्त आयोग ने। इसके अतिरिक्त कलेक्शन में अत्यधिक अस्थिरता, बड़े एकीकृत जीएसटी ऋण का संचय, इनवाइस और इनपुट टैक्स मिलान में गड़बड़, रिफंड में देरी। तो ये कुछ 3, 4, 5 क्या है, सुझाव दिए हैं। वो है सुरक्षा संबंधी व्यय का वित्त पोषण। आयोग के टीओआर में यह कहा गया है कि रक्षा एवं आंतरिक सुरक्षा के लिए क्या एक अलग वित्त पोषण प्रणाली बनाई जानी चाहिए, और अगर ऐसा हो तो वह किस तरह काम करेगी। इस संबंध में आयोग रक्षा गृह मामलों पर और वित्त मंत्रालयों के प्रतिनिधियों वाला एक एक्सपर्ट ग्रुप बनाने का इरादा रखता है, यानी कि इनके माध्यम से जो ये गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय और वित्त मंत्रालय है, इनके प्रतिनिधियों का एक एक्सपर्ट ग्रुप बने और वो क्या है, इसमें सुझाव दे। आयोग ने कहा है कि रक्षा मंत्रालय ने इसके लिए
निम्नलिखित सुझाव सुझाए हैं। एक नॉन लैप्सेबल फंड बनाना, सेस की वसूली, अतिरिक्त जमीन और दूसरे एसेट्स का मुद्रीकरण, टैक्स फ्री रक्षा बॉन्ड और सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रमों के विनिवेश की प्राप्तियों का उपयोग। एक्सपर्ट ग्रुप इन प्रस्तावों या वैकल्पिक वित्त पोषण प्रणालियों की जांच करेगी। तो ये तो थी 15वें वित्त आयोग की सिफारिशें या जो। अब इन चार्ट्स के माध्यम से आप प्रत्येक राज्य को 14वें वित्त आयोग के आधार पर और 15वें वित्त आयोग में कितनी अधिक बढ़ोतरी हुई है केंद्रीय करों में जो राज्य का हिस्सा है उसको देख सकते हैं। इस पे चर्चा नहीं की जाएगी, पर अगर जिस स्टेट से आप संबंधित हैं उस स्टेट के लिए क्या है, कम से कम या ज़रूर ध्यान होना चाहिए कि कितने ही % हिस्सेदारी है और कितने % बढ़ या घट गई है। तो आप अपने स्टेट के हिसाब से इसे देख सकते हैं। उत्तराखंड की बात करें तो 0 है, उसमें 0.44 था और अभी 41% जो हिस्सा है डिवाइजिबल पुल में। अच्छा, तो ये देखिए जो उत्तराखंड है 0.44 2014 में था, अभी 0.45 यानी कि बढ़ा हुआ है और 9,441 करोड़ रुपए की 1000 करोड़ रुपए की क्या है केंद्र से अनुदान उत्तराखंड राज्य को प्राप्त होगा। इसके अतिरिक्त यह भी ध्यान रखिएगा जो कुल % था, पहले 42 था अभी 41 हो गया है और 8,55,176 करोड़ रुपए का अनुदान केंद्र के द्वारा राज्यों को दिया जाएगा। इसका भी ध्यान रखिएगा, यह भी पूछा जा सकता है। और कुल 100% में से उत्तराखंड को 1.05 था, अभी 1.1 है। तो यानी कि रुपये के आधार पर बढ़ा हुआ दिख रहा है, किंतु % के आधार पर कहीं ना कहीं घट गया है। इसके अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए कुछ सहायता अनुदान करोड़ रुपए में, तो जो ये वो तो हिस्सा था और ये सहायता अनुदान है। तो अपने अपने स्टेट के हिसाब से आप देख सकते हैं, इम्पोर्टेंट आप टेबल से देख सकते हैं और ध्यान रख सकते हैं। फिलहाल हम उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में जो ये विभिन्न अनुदान है 5,076 का 574,000 करोड़ रुपए का ये ग्रामीण स्थानीय निकायों को अनुदान दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त 0.95, 278 और 0.95 ये ग्रामीण स्थानीय निकायों के अनुदान में राज्यों का हिस्सा होगा। शहरी स्थानीय निकायों को अनुदान, तो मतलब कुल मिलाकर राजस्व घाटा अनुदान आप उत्तराखंड का जरूर ध्यान रखिएगा, वो कितना दिया जा रहा है 5,76,000 करोड़ रुपए। और बाकी जो ये 574, 0.95 हज़ार करोड़ रुपए, 278 ये सारा का सारा कहीं ना कहीं स्थानीय सरकारों के विकास के लिए दिया जा रहा है। तो ये महत्वपूर्ण बिंदु थे। कुल जो है 60,750 करोड़ रुपए क्या है कुल जो है ये सहायता अनुदान राज्यों को दिया जाएगा। तो ये थी 15वें वित्त आयोग से संबंधित इम्पोर्टेंट बातें। तो मेरा विश्वास है कि आपको ये समझ में आई होगी और आपके लिए एग्जाम की दृष्टिकोण से ये लाभदायक होगी। आप लोगों ने मुझे सुना, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।